नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर इज किंग में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अपने घर का सपना हर किसी का होता है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसलिए मेहनत करता है ताकि उसे कभी ना कभी अपने घर का ख्वाब पूरा हो पाए। कई मशहूर गीत भी अपने घर के बारे में बने हुए हैं। एक बंगला बने न्यारा, ये तेरा घर ये मेरा घर, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये इतना घर घर की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसकी एक खास वजह है। पिछले 6 महीने यानी जनवरी से जून तक में घरों की रिकॉर्ड सेल हुई, यानी घरों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। हर कोई घर खरीदना चाहता है, अपना आशियाना चाहता है। ये ट्रेंड बदला भी है कोरोना के बाद, और हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल जो इकॉनमी में एक बेहतर सुधार नजर आया है, उसके बाद घरों की बिक्री में भी तेजी देखने को मिली है। देश के प्रमुख शहरों की बात कर लें, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, ऐसे जो तमाम शहर हैं, वहां पर घरों की बिक्री ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21% बढ़ी है। जेएलएल की जो ताजा रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि ये जो आंकड़ा है ये 15 सालों की सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुका है। और आज इसी वजह से हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं तमाम खास मेहमानों का। हमारे साथ पंकज कपूर साहब हैं, जो कि एमडी और फाउंडर हैं लाइसिस फॉरेस्ट से। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ अश्विंदर आर सिंह भी हैं, जो कि सीईओ हैं रेजिडेंशियल भारतीय अर्बन और बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत अश्विंदर सर आपका भी। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि साहब 15 सालों में जो है वो घरों की बिक्री सबसे उच्चतम शिखर पे है। इसके अलावा हम प्रमुख शहरों को देखें तो वहां भी 21% से ज्यादा घरों की बिक्री में तेजी नजर आई है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं और इस तेजी के फैक्टर्स क्या देख रहे हैं? आप लोग तो कोर मार्केट में हैं। हम एक हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो रियल एस्टेट मार्केट है वो दो फेजेस में 2005 के बाद बढ़ा। तो एक फेज था जो प्राइस ड्रिवन था, जब 2005 से 2011-12 तक जो है वो प्राइसेस बढ़ रहे थे। 2x 3x प्राइसेस हो रहे थे, इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन था। और उसके बाद 2014 के बाद जिस तरीके के रेगुलेशंस मार्केट में आए, इंटरेस्ट एग्जम्पशंस अगेंस्ट द रेंटल इनकम जो है वो पैक की 2 करोड़ के 2 लाख के ऊपर, और रेरा आ गया और डिमोनेटाइजेशन। और इसके वजह से जो है जो प्राइस जब बढ़े थे उसके उसमें जो प्राइस और अफोर्डेबिलिटी के बीच का जो गैप था वो रैशनलाइज हुआ। तो अगर आप देख लिए 2016 से 2021-22 तक जो है प्रॉपर्टी प्राइसेस में केवल डिक्लाइन हुआ था और देयर वाज स्टैग्नेंसी। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्राइसेस, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती रही, लोगों की इनकम बढ़ी और साथ में जो इंटरेस्ट रेट कम हुए उसके बेसिस पे जो परचेजिंग पावर पैरिटी थी और प्रॉपर्टी के प्राइसेस थे वो उसमें एक मिलाप हुआ जो 2005 के लेवल का था। और उसको देखते हुए जो है घर खरीदार जो है उनकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी होने की वजह से उन्होंने घर खरीदने चालू हुए। और यही कारण है कि कोविड के पीरियड में जब सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा घर की खरीदारी हुई। और 2-3 रीजन और थे, क्योंकि बिल्डर्स के पास इन्वेंट्री अच्छी खासी पड़ी थी। बिल्डर जो है वो आज के दिन बाध्य था घर खरीद बेच इन्वेंट्री को डिस्पोज करने के लिए। कैश फ्लो के जो है उसके पास ऑल्टरनेटिव्स कस्टमर एडवांसेस के अलावा बहुत कम होते चले जा रहे थे। एफडीआई का और प्राइवेट इक्विटी का जो है इन्वॉल्वमेंट रियल एस्टेट में कम हो गया है। एनबीएफसी क्राइसिस थी, तो इसके लिए जो है बिल्डर एक तरीके से कंज्यूमर को रुझाने में लगा हुआ था। तभी आपकी स्कीम्स, ऑफर और साथ में जो इंटरेस्ट रेट कम हुए उसकी वजह से आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ी तेजी हुई है। और ये तेजी हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। अगर आप 2008 के बेसिस पे देखेंगे तो प्रॉपर्टी का मार्केट जो है वो 2x हो गया। अगर हमारे डेटा के हिसाब से देख लीजिए तो 60 सिटीज में अगर हमारी सेल 2,50,000 यूनिट होती थी और आज के दिन वो करीब 4,13,000 यूनिट की और 35,000 यूनिट की, 4,35,000 यूनिट के तक टच हो गई। और ये बताता है कि मार्केट का एक्सपेंशन कंटिन्यूअसली हो रहा था। और कोविड के दौरान जो है
जिस तरीके की रैशनैलिटी आई प्रॉपर्टी प्राइसेस में और अफोर्डेबिलिटी में, जो पैरिटी आई, उसको देखते हुए ये एक अपना रिकॉर्ड, और मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट है, ये बायर्स मार्केट है, और जब तक हमारे देश में हाउसिंग की शॉर्टेज है, हमको ये जो है ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर इंसाइट्स आपने दिए और आंकड़ों के जरिए भी पंकज जी आपने समझाया कि आखिर बदला क्या है और किस वजह से जो है वो ये जो हम एक स्लो डाउन देख रहे थे वो एक बेहतर तरीके से आज हमें तेजी में तब्दील होता नजर आया। बहुत सारे फैक्टर हैं, लोगों की जो इनकम है वो सुधरी है, रेरा के जो नियम हैं उन्होंने एक तरह का भरोसा कायम किया है, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ी है, बहुत सारे आंकड़े भी उन्होंने रखे और बार बार चैलेंज अनसोल्ड इन्वेंट्रीज का भी सामने आया कोविड के दौर में, उस पर भी हम जरा बात करेंगे। लेकिन अश्विंदर सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आप तो बड़े तरीके से आपने इस पूरे सेक्टर को और अगर हम बायर्स को देखें उन सबको ऑब्जर्व किया है, क्या वो सेंटिमेंट होते हैं जब इस तरह की हम तेज़ी देखते हैं, हम टेक्निकल चीज़ों पे ना जाएं, केवल एक ग्राहक के नज़रिए से सोचें? प्रशांत, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने टच किया है। मैं इसके बारे में बात करने ही वाला था कि फाइनली क्या होता है कि एक मोमेंटम होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो रियल एस्टेट है, एफएमसीजी है, टेक्नोलॉजी है, एक मोमेंटम होता है ना। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच किया है कि इस समय मोमेंटम हमारे साथ है। 10-12 साल के अंदर जो होम सेल्स है वो 15-20 हजार महीने से आज की डेट में 30-35 हजार के आंकड़े पर आ चुकी है। और होम बायर का इस समय जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ चुका है। और उसके पीछे आप ही ने एक बात बोली अभी जब आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सबसे बड़ा रोल जो है वो रेरा का है। रेरा के आने से, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डेवलपर्स के साथ इन टच रहता हूँ, मैं खुद डेवलपर हूँ, और इस समय द क्वालिटी ऑफ डेवलपर हैज आल्सो इम्प्रूव ड्रास्टिकली। रेरा के आने से क्या हुआ है कि जो कॉन्फिडेंस है कस्टमर को कि मुझे डिलीवरी मिलेगी, वो बहुत हाई हो चुका है। और हमने ये भी देखा है कि जो पॉलिसी मेकर है, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग नेगेटिव स्टेप्स अगेंस्ट एनी प्लेयर जो कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जिससे कस्टमर कॉन्फिडेंस को एक चोट पहुंचती है। चाहे वो इंडिया में किसी भी मार्केट के अंदर हो, किसी तरह का भी कुछ हो, जहां पर भी अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, अगर वो कुछ ऐसा काम करता है या कोई भी इंटरमीडिएरी है कोई ऐसा काम करता है जिससे कस्टमर कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचे, उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू हो चुका है। एक और चीज है कस्टमर के, होम बायर के पर्सपेक्टिव से प्रशांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग सोशल मीडिया पे या ओवरऑल मीडिया में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि आज की डेट में बिकॉज ऑफ रेरा एंड कॉन्फिडेंस लेवल, एक्सेस जो है वो बहुत इजी हो चुका है। आजकल लोग वर्चुअल टूर देख लेते हैं, एआई के थ्रू काफी चीजें उन्हें पता चल जाती हैं, एआर वीआर सब कुछ है। और उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है होम बायर का, वो फास्ट हो चुका है। पहले वो एक साइट विजिट करते थे, 2 करते थे, 3 करते थे, उसके बाद 10 लोगों से बात करते थे। बट अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो पहले से जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस था जिसको 3-4 महीने लगते थे, वो बहुत कंप्रेस होकर 1 महीने का हो गया। और उसके बाद वो सिर्फ 1-2 साइट्स पर जाते हैं और उसके बाद वो डिसीजन ले लेते हैं कि हमें ये घर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो चेंजेस आए हैं कोविड के बाद, टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले करना शुरू किया है होम बायर के लिए। जो टेक्नोलॉजी के लिए हम लेगार्ड होता था, रियल एस्टेट के अंदर टेक्नोलॉजी जो थी वो सबसे लेट आती थी, बट अब उसके आने से भी होम बायर को बहुत हेल्प मिली है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंडिया के अंदर 2030 तक अर्बनाइजेशन जो चल रही है, 600 मिलियन की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में होगी। अभी क्या हो रहा है कि टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के अंदर रूरल एरिया से बहुत लोग आ रहे हैं, बिकॉज रूरल एरिया के अंदर भी इकोनॉमी के अंदर अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर रूरल एरिया के अंदर मिलियनर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, फार्मिंग में इंप्रूवमेंट आ गई है, कंजम्पशन में इंप्रूवमेंट है, एंड लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, जहां पर लोग टीयर 2 और टीयर 1 सिटीज में आ रहे हैं जिनको एक नया घर लेना है। और उसके कारण भी ये जो होम सेल्स के अंदर एक कंसिस्टेंसी आ रही है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो जो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, रेरा, अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके कारण होम बायर का जो ओवरऑल मोमेंटम है टुवर्ड्स बाइंग अ होम, वो काफी बढ़ गया है। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट बात एक और मैं बताना चाहूंगा
कि 2018 से पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, अभी जो हम ये JLL की रिपोर्ट देख रहे हैं जिसके अंदर ये 6 महीनों के अंदर रिकॉर्ड सेल्स हुई है, इसमें से अंदाजन 20% सेल उन प्रोजेक्ट्स की हुई है जो 2018 से पहले लॉन्च हुए थे और अब डिलीवरी पर आ रहे हैं, जो रेडी टू मूव इन है। तो जो पुराने प्रोजेक्ट अड़े हुए थे, जिनको फंडिंग नहीं मिल रही थी, उनको फंडिंग मिली, स्वामी फंड जैसे लोग आए, उन्होंने उनको फंड किया, जिसके कारण नए प्रोजेक्ट, जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो रेडी टू मूव इन स्टेज पर आए। और लोगों की जो चॉइस है वो ये है कि अगर रेडी टू मूव इन घर मिल जाता है तो वो किराए का घर छोड़ के रेडी टू मूव इन घर में आ जाते हैं, ताकि उनको किराया ना देना पड़े और वो जो किराया है वो EMI से सब्स्टिट्यूट हो जाए। सो ये 4-5 चीजें हैं जिसके कारण होम बायर्स के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया है और इसी के कारण होम सेल्स इस समय रिकॉर्ड के ऊपर है। बहुत बहुत शानदार विश्लेषण अश्विंदर सर की ओर से आता हुआ, और जो 4-5 बातें टेक अवे हैं जो आम दर्शकों के लिए मैं बता दूं, रेरा ने वाकई भरोसा बढ़ाया है और इस भरोसे ने इस पूरे सेक्टर का जो सेंटिमेंट है उसे अपलिफ्ट किया है। जब आपका अनुभव बेहतर होता है, जब आपका घर खरीदने का अनुभव बेहतर होता है, जब आपको डिलीवर करने वाले व्यक्ति को एक नियम के तहत बांधा जाता है, तो उसको भी ये ख्याल रखना होता है कि वो आपका अनुभव ना खराब करे, और ये सारे सेक्टर पर एक सकारात्मक असर डालता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को, अगर मेरा अनुभव अच्छा है तो मैं 10 लोगों को बताऊंगा कि साहब घर खरीदने में ज्यादा दिक्कतें नहीं है, आपके जो भी रिजर्वेशंस हैं उसको किनारे रखिए, आप जाइए घर खरीदिए, आपको बेहतर डील्स मिलेंगी, बेहतर माहौल मिलेगा, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। तो ये पूरी तरह से ये सेंटिमेंट भी असर करता है। टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बेहतर है। टेक्नोलॉजी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब लोगों को वर्चुअल टूर उस प्रॉपर्टी की करा रहे हैं। लोग अब इन सारी चीजों को देख परख के और बाकी रिसर्च भी करके ही पक्का जो होता है घर अपनी डील वो करते हैं। शेयर से लेकर फाइनेंशियल केयर तक, ट्रेडिंग कॉल से लेकर इंडेक्स की चाल तक, क्रूड 105 और 100 के नीचे जाता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज है। हम आपको बताएंगे कहां है कमाई के मौके। ग्लोबल मार्केट्स में हरे निशान के साथ बंद हुए, काफी अच्छी अपमूव देखने को मिली। करेंगे आपके फायदे की हर वो बात जिससे हो बाजार में आपकी दमदार शुरुआत। देखिए खरा सौदा हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 से 10 सिर्फ ET Now स्वदेश पर। यार तूने अभी लोन लिया था ना? महंगा था पर 10 दिन में मिल गया। डिटेल्स देना। ये क्या तरीका है बाल काटने का? ये क्या तरीका है लोन लेने का? पैसाबाजार.com, लोन लेने का सही तरीका। भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता हुआ देश, सरकारी योजनाओं एवं नीतियों द्वारा चालित एक वैश्विक निवेश केंद्र सभी हितधारकों को आमंत्रित करता है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में प्रसंस्करण से समृद्धि। 3 से 5 नवंबर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। Kickstart your mornings with Nikunj Dalmia, India's most experienced market anchor. Banking space per se is in a sweet spot. And power up your portfolio with top trading ideas. It's been 1,000 points in just the 9 days. But the market's really stealing the show. We bring you money-making ideas from our seasoned market experts. Should remain to a range, expecting a move towards 150 in the short term. They are actually going to make profit. The biggest voices from top honchos of India Inc. and global market gurus predict the trends which impact your investment decisions. Get exclusive stories which can move your stocks every day. Only on ET Now. ये रहा मैं और ये है मेरे प्राउड डैड। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। And that's what I wanted to be. But this quota down and struggle is not what I wanted to do here. I applied for Bennett University's BTech program. Super advanced course bro, brilliant faculty, world class campus, specialization वाले BTechs और excellent placements. पैकेज पता कितना है? 50 lakhs bro. तो अब अगला इनोवेशन तो मेड इन इंडिया ही होगा. Time to be part of Bennett Industries 6.0 revolution. बाजार की पिच पर पैसे तभी बनेंगे जब आपकी टाइमिंग हो परफेक्ट। कब करना है बाई और कब करना है सेल। निफ्टी टिका हुआ है, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है और मार्केट के अंदर रोटेशन हो रहा है। फ्यूचर में क्या होंगे आपके कमाई के ऑप्शंस? करते हैं मुनाफे की पक्की प्लानिंग। आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडिंग आइडिया। मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी। दमदार एंकर्स और दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक देखिए ET Now स्वदेश। पंकज सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
प्रमुख जो शहर हैं, अगर हम बात करें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु की, इन सभी शहरों में एक तरह से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या इनके अलावा भी बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं, बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जो एक नया विकल्प बनकर उभर रही हैं, जहां पर लोग अब रहना पसंद कर रहे हैं? जैसे हाल फिलहाल हमने इंदौर और पुणे को देखा, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर, नासिक का भी जिक्र आया, जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों ने घर खरीदे। देखिए, जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखें तो टायर 2 सिटीज का कंट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ दिखाई दिया। केवल कोविड के दौरान पे थोड़ा सा उसमें डिप हुआ था, लेकिन उसके बाद वापस से जब से रिवाइवल हुआ है तब से हमने वापस से ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है सेल्स में और एज वेल एज न्यू लॉन्चेस में। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से चले जाएं तो हम 60 सिटीज कवर करते हैं। इसमें टॉप 8 सिटीज ऐसी हैं जिसमें 40 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन है, और जो रिमेनिंग है जिसमें 40 लाख से नीचे की पॉपुलेशन है वो करीब 52 सिटीज हैं। तो अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए तो करीब जो टायर 2 सिटीज थी, जो 52 सिटीज थी, इनका कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स का करीब 21% हुआ करता था 2010 या 11 तक। वो बढ़ करके अब 29% हो गया। तो एक तो सेल्स बढ़ी और दूसरी बात है टायर 2 सिटीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा। तो ये जरूर दिख रहा है कि जो छोटी सिटीज हैं उसमें एक ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, और ये ग्रोथ जो है वो ड्रिवन थी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की ग्रोथ छोटी छोटी सिटीज के अंदर, और दूसरा कोविड के बाद जो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम टाउन चालू हुआ और बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो डिस्पर्स हुए छोटी सिटीज में, उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ जो वापस रिवाइवल है वो छोटी सिटीज में होना चालू हो गया। तो आज जो रियल एस्टेट पहले एक संकुचित होता था टॉप 8 सिटीज में, हालांकि आज भी उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। आज भी अगर हम देखेंगे तो करीब 70% का जो मार्केट है वो सेल्स है, जो बिल्डर सेल्स है। मैं ये बोलूंगा कि जो बिल्डर सेल्स का 70% का कंट्रीब्यूशन टॉप 8 सिटीज से आता है और 30% का वैसे आता है स्मॉलर सिटीज से आता है। लेकिन स्मॉलर सिटीज में आपके जो इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं, अगर हम इसको और ऐड कर दें तो ये डबल हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो आज मार्केट टॉप 8 सिटीज, अगर हम इंडिपेंडेंट हाउसेस और बिल्डर मार्केट को इंक्लूड करें टायर 2 सिटीज में तो 50-50 हो जाएगा। और इसमें कुछ एक सिटीज हैं जो इमर्ज होकर के अच्छी आई हैं, जिसमें आपने जयपुर है, इंदौर है, वडोदरा है, नागपुर है, सूरत है। ये कुछ एक टॉप 8 सिटीज ऐसी आई हैं जहां पे सेल्स इनकी कुछ 2000-3000 यूनिट के ऊपर पहुंच गई हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस पे। तो एक सब्सटेंशियल मार्केट जो है वो इमर्ज होता हुआ आ रहा है। बाकी जगह पे बिल्डर का सेल्स जो है वो अभी भी थोड़ा सा लिमिटेड है, बट मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ते हुए समय के हिसाब से यहाँ पे बिल्डर मार्केट और एज वेल एज इंडिपेंडेंट एंड प्लॉटेड मार्केट का ग्रोथ कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत बेहतर बात आपने कही है कि ये जो ट्रेंड बदला है, जो हम कई उभरते शहरों को देख रहे हैं, विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, उसकी क्या कारण है वो आपने गिनाए। अश्विंदर सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा और मैं तो अपने कंज्यूमर के तरफ से बोलना चाहूँगा। जब मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु की बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि साहब बड़े महंगे घर हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग भी जो है वो यहाँ पर एक तरह से लोगों के लिए चुनौती बन जाती है। कोई रिकमेंडेशन खास कि इन शहरों में जो है वो बेहतर तरीके से लोगों को बजट होम मिल पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? आप तो एक ऑब्जर्वर के तौर पे भी देखते हैं इस पूरे सेक्टर को। देखिए प्रशांत, क्या हुआ है कि मैं तो एक ऑपरेटिंग लीडर हूं। मैं तो आई रन अ रेजिडेंशियल बिजनेस और मैं शुरू से ही एक ऑपरेटिंग लीडर रहा हूं। और मैंने ये देखा है कि शुरू से अगर आप देखें द होम सेल इज मूविंग आउटसाइड द सिटी। जो सीबीडी है वो हमेशा से महंगा था, बट अभी क्या है, 2-3 नए ट्रेंड आए हैं। एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग हैज बिकम अ वेरी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट। क्या है कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग का एक बैच दे देते हो तो कस्टमर वहां पर जाना ही नहीं चाहता। वो बोलता है मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी हाउसिंग में रहना चाहता हूँ
जो ऑब्वियसली मेरे बजट के अंदर हो, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिजाइन ऑफ द हाउस। मैं घर के डिजाइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं ओपन स्पेसेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं। मेरे को एक ग्रीन बिल्डिंग चाहिए, मेरे को एक बिल्डिंग चाहिए जिसके अंदर सनलाइट आती हो, हवा आती हो। जो आजकल घर के अंदर की इंपॉर्टेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंस घर के बाहर की हो चुकी है कोविड के बाद। तो क्या है कि आजकल शहरों के बाहर बहुत इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स आ रही हैं, और क्या है, शहर बड़े हो रहे हैं, और उसी के कारण अगर आप देखें, आपकी मैक्सिमम सेल जो है 67% सेल जो है, अगर मैं इजीली इसको कंपार्टमेंटलाइज कराऊं, तो आपकी 33% के करीब सेल होती है 40 लाख टू 75 लाख के बीच में। उसके बाद 75 लाख टू 1.5 करोड़ के बीच में अनदर 33% की सेल होती है, और उसके बाद मोर देन 1.5 टू 2 करोड़ के ऊपर अनदर 1/3 की सेल होती है। तो अफोर्डेबल की बजाय इस समय रुझान जो है लग्जरी की तरफ ज्यादा आ रहा है, बिकॉज लोग बोल रहे हैं कि सेविंग करो, डाउन पेमेंट ज्यादा दो, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से पैसा लेकर डाउन पेमेंट कर लो, और अपना लोन अमाउंट को जितना कम कर सकते हो कर लो, या जो भी करके घर ऐसा ले लो, बिकॉज बार बार हम घर नहीं लेंगे, बट हमें एक बड़ा घर चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए। सो अफोर्डेबल की जो डेफिनेशन है वो बहुत चेंज होती जा रही है। पहले अफोर्डेबल का मतलब होता था कि आप एक छोटा सा घर ले रहे हो, अफोर्डेबल की डेफिनेशन थी कि इतना स्क्वायर फीट होगा या इतने का घर होगा तो वो अफोर्डेबल होगा। सो अब कस्टमर उस तरह से नहीं देख रहा है, वो एक बिल्कुल अलग सेगमेंट है जिसकी बहुत जरूरत है और जो अलग से चलता रहेगा। बट जो रेगुलर होम बायर है, जिसकी आज की डेट में हम बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि वो अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करके एक ऐसा घर लेने की सोच रहा है जिसके अंदर अगर उनको स्ट्रेच भी करना पड़े तो वो स्ट्रेच करें, बट उनके पास एक एक्स्ट्रा घर आए, ताकि अगर एक्स्ट्रा कमरा मिल जाए, ताकि वर्क फ्रॉम होम तो उस कमरे के यूज हो जाए, अम्यूनिटीज अच्छी हों, ओवरऑल पार्क्स हो, ओपन स्पेसेस हो, पास में ही मॉल हो, पास में हॉस्पिटल हो, पास में स्कूल हो, पास में मेट्रो हो, और घर का डिजाइन अच्छा हो, सस्टेनेबल बिल्डिंग हो। बैंगलोर जैसे शहर के अंदर जहां का टेम्परेचर इतना अच्छा है, बिजली का बिल बहुत कम आता है अगर आप सही तरीके से सही जगह में घर लेते हैं, बिकॉज 1-2 महीने ही आपका एसी चलता है। सो अगर वो सस्टेनेबल बिल्डिंग है, अच्छी तरीके से बनी हुई है, डिजाइन का फोकस है, बिकॉज डिजाइन का बहुत बड़ा रोल है आजकल प्रशांत। आप एक 1500 स्क्वायर फीट के घर को 1000 स्क्वायर फीट जितना दिखा सकते हो, और आप एक 1000 स्क्वायर फीट के घर को इस तरह से डिजाइन कर सकते हो, इस तरह से स्पेसेस बना सकते हो कि वो 1500 स्क्वायर फीट का आपको एक पर्सपेक्टिव दे। तो अब डेवलपर्स को भी समझ आ चुकी है कि दे हैव टू इन्वेस्ट इन डिजाइन, ऑन द आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव, ऑन द ओवरऑल कॉन्सेप्ट, के वो रेजिडेंशियल सोसाइटी का क्या ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ताकि किस तरह के घर बन सकते हैं, किस तरह के टाइपोलॉजीज ऑफ घर बन सकते हैं, कि भाई एक जगह एक सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, एक जगह हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा रह रहा है, एक जगह हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा है, साथ में उनके पेरेंट्स हैं। तो अभी डिजाइन के अंदर हम लोगों ने ये भी सोचना शुरू कर दिया है कि एक ही रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम किस तरह से 3-4 किस्म के डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया की फैमिलीज बहुत डाइवर्स हैं, ताकि जिस तरह की भी फैमिली देखने आए उनके लिए एक अच्छा सा एक यूनिट हो। और अफोर्डेबिलिटी के लिए क्या हो रहा है, बिकॉज लैंड ऑब्वियसली इज वेरी एक्सपेंसिव। सो अभी जो ग्रोथ हो रही है वो शहरों के बाहर हो रही है, और क्योंकि मेट्रो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस आ रहा है, बाकी चीजें हैं, कंपनीज भी थोड़ा बाहर जा रही हैं। कंपनीज क्यों बाहर जा रही हैं? क्योंकि उनको बाहर कम रेंट मिलता है। तो अगर आपकी कंपनी भी बाहर है और आपको घर भी थोड़ा बाहर मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका वर्क स्पेस पास है, स्कूल पास है, मार्केट पास है। और इस हिसाब से जो आप एक अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हो, वो भी एक तरह से उसका एक सोल्यूशन मिल जाता है प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरा तीसरा सवाल था आपसे कि ये क्या कंपनियों को वाकई इन सब प्लान्स पे और ज़्यादा एग्रेसिवली काम करना चाहिए कि साहब महानगरों में अगर भीड़ बढ़ रही है तो ज़रा आसपास के इलाकों को देखें, जैसे वडोदरा की बात हुई, नासिक की बात हुई, इंदौर की बात हुई, पुणे की बात हुई, और वो हम देख रहे हैं वो ट्रेंड नज़र आ रहा है। बहुत बेहतर तरीके से पूरा एक खाका खींचा अश्विंदर जी ने। पंकज जी, मेरा ये आखिरी सवाल होगा आपसे। अनसोल्ड इन्वेंट्रीज की बार बार चर्चा होती है, क्या ये चैलेंज अभी बना हुआ है या हो गया, मतलब वो कोविड वाले दौर के बाद हमने ज्यादा देखा था? देखिए, अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो एक ग्रोथ दिखाती है। अगर आपके पास अनसोल्ड नहीं होगा, आपके पास न्यू लॉन्चेस नहीं करेंगे, आपके पास मार्केट में सप्लाई नहीं होगी, तो आप बेचेंगे क्या? तो ये पर्सपेक्टिव जो है गलत है, जो हम लोगों ने पकड़ लिया है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ रही है। अनसोल्ड इन्वेंट्री अगर बढ़ रही है और साथ में सेल्स भी बढ़ रही है, तो इन्वेंट्री का ओवरहैंग नहीं होगा। तो आज के दिन अगर हम देखें तो हमारे पास 13.5 लाख यूनिट की अनसोल्ड इन्वेंट्री है,
और हम करीब 4 लाख यूनिट 4.5 लाख यूनिट साल का बेच रहे हैं। तो ये हमारा 3 साल की अनसोल्ड इन्वेंट्री है। हालांकि ये आज भी ऑप्टिमम ओवरहैंग नहीं है। ऑप्टिमम ओवरहैंग करीब 15 से 20 मंथ का रहना चाहिए, जो आज के दिन 35 और 36 मंथ के लेवल पे है। तो और यही कारण है, मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई देगी और एक सस्टेनेबिलिटी रहेगी। बिल्डर जो है वो चाहेंगे कि वो इन्वेंट्री जो है वो डिस्पोज ऑफ करें, तो इसके लिए वॉल्यूम और वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आज के दिन जो पर्सपेक्टिव है कि हमको ये नहीं देखना है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ रही है। अनसोल्ड इन्वेंट्री अगर जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक जो है शहर के अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी, आपके पास सेल्स उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी और यही संकुचित होगा। और यही कारण है कि अगर आप 2007, 8 और 11 तक की बात कीजिए, तब हमारे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री कम थी और साथ में प्राइजेस बढ़ रहे थे और सेल्स कम होती जा रही थी। कंजम्पशंस कम था, प्राइस बढ़ रहे थे और अनसोल्ड इन्वेंट्री। उसके बाद जब अनसोल्ड इन्वेंट्री आई, उसके बेसिस पे हमारे प्राइस में रैशनलाइजेशन हुआ और वॉल्यूम बढ़े। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वजह है कि ये जो पूरा शो था उसकी कोशिश यही थी कि हम बहुत टेक्निकल चीज़ों की ओर ना जाके ज़रा समझने की कोशिश करें इस पूरे सेक्टर को, बायर्स के नज़रिए से ज़्यादा इस पूरे सेक्टर के सेंटिमेंट को भी हम परखने की कोशिश करें। और हमें भरोसा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमने वो सारी चीज़ें आपको डिलीवर की हैं जो आपके अंदर शंकाएं हैं। बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, आगे भी मैं इस पे शोज़ आगे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अश्विंदर सर और पंकज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार विश्लेषण रहा, अलग अलग पहलुओं पर बहुत ही बेहतर चर्चा रही। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल कंज्यूमर इज किंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।